आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं एक से सम्मिश्र संख्याओं तक जो नंबर सिस्टम का पैटर्न रहता है वो आज हम पूरा सीखने वाले हैं। और इसके बाद इसी वीडियो की अगली कड़ी में यह हमारा पार्ट 1 रहेगा, तो अगली कड़ी में पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखें, ताकि आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जो संख्या पद्धति में जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, सभी आपकी क्लियर हो और अच्छे समझ सकें। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। उसके बाद हमें प्राप्त होगी सम्मिश्र संख्या। तो ये सभी हम इस वीडियो में सीखते हैं। आप तो हम अब सीखते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब यहाँ पर संख्या और पद्धति दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला पार्ट हमारा रहेगा डिजिट्स, यानी कि उसमें सारे अंक रहते हैं, जिसमें सार्थक अंक और असार्थक अंक रहते हैं। इसके बाद डेसिमल सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है पद्धति, उसमें संख्या पद्धति में एक सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमिक पद्धति। ये 10 अंकों का इस पद्धति में समावेश होने के कारण इसको दशमिक पद्धति कहा जाता है। तो इसमें भी दो प्रकार के अंक होते हैं, मानक अंक और अमानक अंक। हमारे यहाँ पर 0 से लगा करके और ये 9 तक अंक रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार हमारे अमानक और भी अनेक तरह के अमानक अंक यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को मानक अंक में अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारे शून्य इस प्रकार रहेगा, क्योंकि ये हमें इंग्लिश के ओ जैसा दिखाई देता है। अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार मानक अंक होते हैं और हमें भी मानक अंकों का ही यूज करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सार्थक और असार्थक। तो जितने भी हमारे मानक अंक होते हैं, अगर उसमें से शून्य को हम निकाल लेते हैं तो यह शून्य हमारा असार्थक अंक कहलाता है। असार्थक में शून्य निकालने के बाद बाकी शेष बचे 1 से लगा करके 9 तक के अंक हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे। इस प्रकार सार्थक अंकों की संख्या 9 रहेगी। और इसी क्रम में हम आगे जब संख्याएं सीखेंगे तो वहां पर हमें प्रश्न खड़ा होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी, तब हमारे वहां पर शून्य नहीं आएगा, वहां पर सार्थक अंक देखे जाते हैं और उसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 रहेगी। अभी हमने नंबर सिस्टम सीखा है कि उसमें नंबर का रोल क्या होता है और सिस्टम किसे कहते हैं। अब हम सीखते हैं कि जो सार्थक और असार्थक, तो उसमें सार्थक अंकों का समूह हमारा संख्या कहलाता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह कि अगर हम असार्थक अंक लेंगे और अगर उसका समूह बनाएंगे तो वह हमारी संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि शून्यों के जितने भी आप समूह बनाओगे उन सभी शून्यों का अर्थ एक ही शून्य होगा और वो वापिस हमारा असार्थक अंक में बदल जाएगा। हम यहाँ पर 3 चीजें देखते हैं, 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहला वाला जो बॉक्स है उसको सोल्व करते हैं। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि जो संख्याएं होती है वो 2 अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे कि यहाँ पर एक दिखा है पैलेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर को हम वो किस स्थान पर है ये स्थानीय मान बताता है और उसका फेस वैल्यू क्या है, यानी कि खुद की वैल्यू कितनी है, वो जातीय मान कहलाता है।
जैसे अगर हम इस वाले पहले डिब्बे को देखते हैं तो यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं 4 बार, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस प्रकार यहाँ 6 लिखे हुए हैं। यदि हम इसको 1000 से स्टार्ट करते हैं तो 6 का स्थानीय मान होगा यहाँ पर 6000। अगले वाले जो 6 हैं उसका स्थानीय मान यहाँ पर सैकड़े पे है, इसलिए यहाँ पर 6 और इसके बाद 2 अंक हैं तो ये 2 शून्य यहाँ पर लगाए जाएंगे, या फिर इसमें 100 का गुणा भी हम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो दहाई पे 6 हैं, यहाँ पर हम चाहें तो 6 10 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 शून्य लगेगी। इसी प्रकार इकाई वाले 6 का स्थानीय मान ये 6 ही होगा, तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1000, ये हमारा सैकड़ा, इसके बाद दहाई और इसके बाद इकाई। इस प्रकार 6 जिस स्थान पर था उस स्थान के हिसाब से ही उसमें स्थानीय मान और उतने शून्य लगाया गया। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी 6 के फेस वैल्यू की बात की जाएगी तो वो सदैव केवल 6 ही होगा, क्योंकि 6 का अंकीय मान 6 ही होता है, जातीय मान भी 6 ही होता है। और जातीय मान के कुछ पर्यायवाची होते हैं जो हम यहाँ देखते हैं। इसको अंक होने के कारण अंकीय मान भी बोला जाता है, क्योंकि ये संख्या का मूल रूप होता है इसलिए इसको मूल मान भी बोला जाता है। इसमें हम 6 हैं, अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यानी कि 6 की वैल्यू 6 ही होगी, तो यहाँ पर इसको शुद्ध मान भी बोला जाएगा। और यही जातीय मान वास्तविक मान भी कहलाता है, और इसका अगला पर्यायवाची नेज मान भी कहलाता है। इस प्रकार हमें गणित की शब्दावली को भी याद रखना है। और अगर आप इतनी सारी चीज़ों को नहीं याद रखते हैं तो हमें सिर्फ इंग्लिश का वर्ड याद रखना है, ये हर जगह मिलता है। तो इंग्लिश वाले वर्ड से हम एक ही बार में समझ जाते हैं कि ये किस के बारे में पूछा गया है, प्लेस वैल्यू या एस वैल्यू। अब हम देखते हैं दूसरा डिब्बा। इसमें हम देखते हैं 2350, 2305 और 2035 तीनों डिब्बे में आपको दिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और हमें यह देखना है कि यहाँ पर जो शून्य की स्थिति है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हुई है। यहाँ पर शून्य की स्थिति है, अगर हम यहाँ प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो शून्य का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान शून्य होगा। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तब भी यहाँ भी शून्य होगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी शून्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर शून्य किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थान पर हो तब उसका सदैव स्थानीय मान शून्य ही होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, शून्य का स्थानीय मान शून्य कहीं पर भी होने पर और बराबर इकाई अंक का स्थानीय मान सदैव एक जैसा रहता है। एक जैसा से तात्पर्य है कि यहाँ पर शून्य का स्थानीय मान शून्य और 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5, तो शून्य और इकाई अंक। और यहाँ पर अगर हम इसी जगह फेस वैल्यू की बात करें तो अगर हम इस वाली लाइन को देखते हैं तो यहाँ पर 5 का इकाई अंक भी 5 है और 5 का फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान भी 5 है। तो ये इकाई और शून्य तो किसी भी स्थान पर हो उसका मान सदैव शून्य ही रहेगा। अगला हम सवाल ये सॉल्व करते हैं। 38,320 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग हमें बताना है। तो यहाँ पर हम पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3, इसके बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, यानी कि 4 शून्य हम यहाँ लगाते हैं। इसके बाद अगले देखेंगे हम, ये हमारे सैकड़े पर 3 दिए हुए हैं, तो सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। और इसके बाद 2 अंक यहाँ पर है तो 2 शून्य हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि योग पूछा गया है तो इसको प्लस करेंगे और ये हमारा रहेगा 00303 30,300। 3 के स्थानिक मानों का योग। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखेगा कि यहाँ स्थानिक लिखा हुआ और यहाँ पर स्थानीय, यानी कि ये जो स्थानीय मान है इसका ये पर्यायवाची रहेगा। इस प्रकार संख्याएं सोल्व होती हैं। अब हम यहाँ से सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम का ऑपरेशन के साथ मैचिंग करके किस प्रकार नई नई संख्याएं निकलेगी और हम जो
वीडियो का हेडिंग था कि एक से सम्मिश्र संख्या वहां तक पहुंचेंगे, तो वो हम ऑपरेशन की सहायता से ही पहुंचने वाले हैं। और संक्रियाएं का प्रश्न आ सकता है कि संक्रियाएं कितनी होती है, तो ये 4 की होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब हम देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि वहां एक लिखा हुआ था, तो एक से जो हमारी संख्याएं चालू होगी या स्टार्ट होगी वो सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये हमें एक से लगा करके अनंत तक जाती हैं। यहां पर ये जो चिन्ह है ये कहलाएगा हमारा अनंत, इंग्लिश में इन्फिनिटी। तो ये नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पहली वाली संक्रिया हम यूज करते हैं जो हमारी प्लस है। तो अगर हम यहाँ देखें कि किसी भी नंबर को हम उठाते हैं 2 + 3 बराबर, जोड़ करने पर हमें 5 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर उठाते हैं 1 + 9 तो बराबर हमें 10 मिलेगा। यानी कि ये सारी ही संख्याएं जो जोड़ करने पर प्राप्त हो, सारी की सारी संख्याएं हमें नेचुरल नंबर में प्राप्त होगी। तो जोड़ने की क्रिया का इस प्रकार का गुण हमारा संवरक गुणधर्म कहलाता है। संवरक गुणधर्म, या इस क्रिया को हम संवृत्त भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यह क्रिया जोड़ के अंतर्गत आती है। कौन सी क्रिया? नेचुरल वाली। नेचुरल वाली क्रिया हमारी जोड़ के अंतर्गत आएगी। अब हम अगली ऑपरेशन या संक्रिया देखते हैं घटाव। हमारा जोड़ वाला हो चुका है, अब हम देखते हैं घटाव। घटाव में अगर हम किसी अंक को लेते हैं, 5 हमने लिए और 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमें ये 3 प्राप्त होंगे। हम इस क्रम को पलटें, यानी कि अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तब हमें 2 प्राप्त होंगे। लेकिन इसी की तीसरी कंडीशन 5 - 5 यानी कि समान अंक, तब आप सोचिए क्या होगा। क्या इससे प्राप्त होने वाला अंक हमें नेचुरल नंबर में प्राप्त होगा? नहीं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो होगा हमें 0। यहाँ पर हमारा एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन सकता है कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 0। वो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा, तो उसको हमें अगली संक्रिया में ले जाना है और वो रहेगी हमारी वोल नंबर, जो W के अंतर्गत आएंगे। इसमें हमारी संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3 और इस प्रकार ये अनंत तक जाएगी। तो अभी हमने सीखा नेचुरल और वोल नंबर। अब हम सीखते हैं कि यदि हम 5 - 2 = 3 प्राप्त करते हैं, 5 - 3 = 2 प्राप्त करते हैं और 5 - 5 = 0 प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी की चौथी कंडीशन, यदि हमने यहाँ पर 3 - 5 कर दिया तो फिर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए हैं क्योंकि W जो वोल नंबर है उसके अंतर्गत यहाँ प्राप्त होने वाली संख्या हमें नहीं मिलेगी। जैसे कि 3 - 5 = -2 या 2 - 5 इक्वल, तो यहाँ पर हमें -3 मिलेंगे। इस प्रकार की जो संख्याएं प्राप्त होगी वो हमारे वोल नंबर में नहीं होगी। तो फिर इसके लिए यहाँ पर इंटीजर नंबर जो कि पूर्णांक कहलाते हैं उसका उपयोग यहाँ पर लिया जाएगा। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक को जब हम शब्द को मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो ये बनेगा हमारा पूर्णांक। अब इंटीजर में हमारी जो संख्याएं रहेगी इसको Z और I से, Z या फिर I से व्यक्त करते हैं। ये संख्याएं यहाँ से चलती हैं और ये रहेगी हमारी -∞ से चलती हैं, और ये संख्याएं -2, -1, 0, 1, 2 और इस प्रकार ये +∞ या + अनंत तक जाएगी। तो
इससे पूर्व वाली संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी, नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होती है होल नंबर, और माइनस अनंत से स्टार्ट होगी तो इंटीजर नंबर। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जोड़ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, घटाव वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ये जो माइनस वाली थी, जो माइनस का अंक आ रहा था, वो प्रॉब्लम इंटीजर ने हमारी सोल्व कर दी, क्योंकि इससे प्राप्त नंबर अब हमें इंटीजर में मिल जाएंगे। तो हमारा जो चिन्ह है अब आएगा गुणा। जोड़ घटाव के बाद गुणा। गुणा देखते हैं, तो गुणा का हम जब यहाँ सवाल लेते हैं तो देखते हैं पहला वाला सवाल रहेगा हमारा 2 गुणित 3, जिससे हमें प्राप्त हो रहे हैं 6, जो कि इंटीजर के अंतर्गत हमें मिलेंगे। अगला हम सवाल देखते हैं 2 गुणित 3, और दोनों संख्याओं में हम ऋण लगाते हैं, तब हमें यहाँ प्राप्त होंगे 6, और वो होंगे हमें प्लस के। ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम -2 में -3 का गुणा करते हैं तो प्लस के 6 कैसे प्राप्त होते हैं। ये जो समस्या है ये हम सीखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 4 में। इसके बाद अगली देखते हैं -2 × 3, यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे -6, 2 × -3 इक्वल -6। ये जो 4 कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पर हमें जो गुणनफल मिला हुआ है 6, दोनों प्लस के 6 और यहाँ दोनों माइनस के 6, तो ये हमें इंटीजर नंबर में प्राप्त होंगे। अब अगली अगर हम कंडीशन देखनी पड़ेगी ऑपरेशन के हिसाब से भाग वाली, और भाग वाली कंडीशन में अगर हम यहाँ लेते हैं 15/3, तो बराबर हमें यहाँ मिलेंगे 5। इसी प्रकार अगर हम दोनों संख्याएं माइनस की करते हैं, -3 और -15, तब हमें यहाँ मिलेंगे 5, और ये भी हमारे प्लस के रहेंगे। अगली कंडीशन हमारी रहेगी -15/3 बराबर -5, और अगली कंडीशन रहेगी 15/3 बराबर -5। यहाँ पर आपको चारों कंडीशन के जो गुणनफल प्राप्त होंगे वो हमें इंटीजर से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो पूर्ण नंबर जहां से शुरू हुआ था 0, वो एक विचित्र नंबर है, वहां से हमें कुछ अजीब अजीब सी चीजें मिलेगी। जैसे हम लिखते हैं 3 गुणित 0, इस वाली स्टेप का अगला भाग 0 गुणित 3। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0, यहाँ पर भी हमें प्राप्त होगा 0, तो हमारा ये सोल्व तो हो जाएगा कि ये 0 हमें यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि यह 0 में 3 या 3 में 0 का गुणा करने पर 0 कैसे प्राप्त होता है, यह भी हम सीखेंगे पार्ट 4 में। अगला हम देखते हैं 15/0, मतलब 15/0, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा। इसके बाद 0/15 बराबर 0/15 यहाँ पर, और तीसरी कंडीशन हमारी रहेगी 2/3 बराबर 2/3। अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 15/0 या 15/0, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा अनंत। इसके बाद किसी भी 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग लगाते हैं तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। 2/3 यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमें दशमलव रूप। तो हम दशमलव रूप की अगर बात नहीं करें तो यहाँ से हमें मिलती है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है अंश बटे हर। जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो अंश बटे हर या P/Q के रूप में प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से हमारी परिमेय संख्या स्टार्ट होती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाग इंटीजर की क्रिया का पूरा सॉल्यूशन नहीं देता है। तो अभी यहाँ पर जितनी भी हमने 0 से रिलेटेड समस्याएं देखी थी वो सारी, अगर हम पूर्णांक का एक और जो भाग रहता है जिसको हम संख्या रेखा बोलते हैं, अगर ये संख्या रेखा हमें समझ में आ जाती है तो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं या जितनी भी समस्याएं हैं 0 को लेकर के वो कुछ सोल्व हो सकती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। जैसे कि 0 में 3 का गुणा करने पर 0 क्यों आता है, -3 में -4 का गुणा करने पर +12 क्यों आते हैं, प्लस की संख्या क्यों आती है। ये सारी चीजें हम पार्ट 4 में संख्या रेखा पर
या नंबर लाइन पर आधारित रहने के कारण वहां पर हम इनको सीखने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्णांक की दूसरा भाग होता है जिसको संख्या रेखा के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग की कंडीशन में हमने देखा था कि यहाँ पर हमें 2/3 एक ऐसा अंक मिला जो हमारा इंटीजर में प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसके लिए हम अगली जो कंडीशन रहेगी हमारे पास वो रहेगा Q यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये हमारे पास आती है। इसमें क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम देखें कि ये रहता है अंश बटे हर के रूप में यहाँ पर हमें संख्याएं मिलती है, जिसको हम इंग्लिश में सूत्र में अगर रखें तो ये रहेगा हमारा P/Q। और यहाँ पर जो P रहेगा ये एलिमेंट यानी कि सदस्य हो सकता है किस किस का, तो ये नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है और ये इंटीजर का हो सकता है। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर P हमारा इंटीजर नंबर यानी कि इंटीजर में से किसी भी अंक को उठाकर अगर आप यहाँ लिखेंगे तो वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। देखते हैं Q की कंडीशन। तो Q यहाँ पर क्योंकि P इंटीजर का सदस्य है तो Q भी इंटीजर का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक कंडीशन है कि जो हम पूर्ण संख्या में शून्य लेते हैं जो इंटीजर में भी होता है वो शून्य Q बराबर नहीं होगा, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें Q के स्थान पर शून्य लिखा हो। और यहाँ पर कोई संख्या अगर हमें पूर्णांक मिलती है या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर मिलती है तो हम उसको परिमेय संख्या बनाने के लिए P/1 सूत्र का उपयोग करके और उस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम कुछ परिमेय संख्याओं को उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 0, तो यह एक परिमेय संख्या है। 1 परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या होती है, 3/4, 0/7, ऋण 3/100, 8/7। इस प्रकार जितनी भी वैरायटी की संख्या होती हैं ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं हमें गुणा का एक अगला भाग होता है जो हमारा कहलाता है वर्ग। वर्ग में हम क्या करते हैं कि गुणा तो करते हैं लेकिन सेम नंबर का गुणा करते हैं। जैसे 1 में 1 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4। इसी प्रकार ये क्रम हमारा चलता रहेगा। तो गुणा का जो अगला भाग होता है वो हमारा कहलाता है वर्ग या स्क्वायर, SQUARE। वर्ग को हम इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि x² बराबर 4। इसका मतलब होता है कि x को अगर हम 2 बार गुणा में लिखते हैं तो यहाँ का जो नंबर है वो भी हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें x बराबर 2 प्राप्त होगा। लेकिन यदि यही कंडीशन हमारी x² बराबर 2 हो तब हमारे सामने समस्या होती है कि x × x यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होता है जिसको गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन पे 1 प्राप्त होता है और दूसरी कंडीशन पे 4, यानी कि इसके बीच में आने वाली संख्या 2 और 3 के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। x² 3, यहाँ पर भी हमारे सामने एक समस्या होगी कि x की वैल्यू क्या है। तो भाग विधि के द्वारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आती है √2। कहने का मतलब अगर यहाँ √2 में √2 का गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होते हैं, यानी कि x की वैल्यू 2 रहेगी। यहाँ पर हमारी √3 गुणित √3, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा x की वैल्यू √3, यानी कि एक नए प्रकार की यहाँ पर संख्याएं हमें प्राप्त होती है। जो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो PQ के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इतने सारे उदाहरण के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी संख्या होती है, जैसे 0.4। यदि हमने किसी संख्या को सोल्व किया और इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है, या 0.3 बार, इस प्रकार की कंडीशन के भी सवाल होते हैं। तो फिर ये हमारे परिमेय संख्या में आएंगे या अपरिमेय संख्या में। तो हम इनको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इस वाले सवाल को करेंगे तो ये रहेगा 4 और यहाँ बटे 10। इस प्रकार ये काटने पर 2 और ये बटे 5।
तो ये 2/5 हमारी परिमेय संख्या बन रही है। यानी किसी भी दशमलव को हम परिवर्तित करते हैं और अगर उससे वापिस PQ के रूप में उत्तर आते हैं तो वो हमारे परिमेय संख्या कहलाएगी। 0.3 बार, इसका मतलब होता है 3/9 और इनको काटने पर 1 और यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3। 1/3 हमें यह भी परिमेय संख्या के रूप में या PQ के रूप में मिला है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या रहेगी। इस प्रकार की दशमलव के बट्टे में कहीं पर कहीं पर 10 और कहीं पर 9 रहते हैं, ये हम दशमलव वाली वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार अभी हमने देखा था संख्याओं को कि कुछ संख्याएं परिमेय संख्या होती है और कुछ संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं में हमें पहली अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई थी √2, जिसको अगर हम भाग विधि से सोल्व करते हैं तो इसका मान 1.414 और इसी प्रकार अनंत तक जाता है। अगर इसी के बाद अगली संख्या हमें प्राप्त हुई थी 3, जिसका मान 1.732 और यह भी हमारा इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार अगले क्रम में हमारी 4 रहेगी, लेकिन 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो 2 प्राप्त होगा, तो वो हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार 5, 6 ये संख्या आपकी अपरिमेय। इसी के बाद में अगला नंबर आता है पाई। तो पाई के हमारे 2 मान पहले से ही फिक्स हैं। पहला तो है 22/7 और दूसरा मान होता है हमारा पाई का 3.14। ये दोनों इसके मान माने गए हैं, तो चूंकि ये PQ के रूप में है इसलिए ये हमारा परिमेय मान रहेगा। और हम परिमेय संख्या के 3.14 का मान अगर फिक्स है तो इसको हम परिवर्तित करके भी PQ के रूप में ला सकते हैं। तो ये हमारे पाई के परिमेय मान। लेकिन पाई का जो वास्तविक मान होता है वह होता है हमारा पाई बराबर 3.1415 और इसी प्रकार ये अनंत तक चलता है। तो इस प्रकार का मान जो अनंत तक जाता है और उसको हम PQ के रूप में नहीं बदल सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय के रूप में कहलाता है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार हमने अभी सीखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में किस प्रकार भिन्नता होती है। दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याओं में भी होती है और दशमलव वाली संख्याएं हमारी अपरिमेय में भी होती है, परंतु अपरिमेय संख्याओं के दशमलव अनंत तक जाते हैं और परिमेय के संख्याओं के दशमलव भी अनंत तक जाते हैं। जैसे हम अगर इसको लेते हैं तो ये अनंत तक जाने वाला है, लेकिन ये बार बार रिपीट होता रहेगा एक ही क्रम में, यहाँ बार बार 3 आते रहेंगे। इसी प्रकार अगर 47 आ रहे हैं तो बार बार 47 आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो अंक दोबारा रिपीट नहीं होते हैं और उनसे हम PQ के रूप में कोई संख्या को डेवलप नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और जिस संख्या चाहे वह अनंत तक जाए या फिर वह कुछ क्रिया के बाद में समाप्त हो जाए, तो यह हमारी जिसको हम PQ के रूप में बदल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। साथ ही हम पाई का मान 22/7 जो परिमेय संख्या है, पाई का मान 3.14 जो परिमेय संख्या है, और पाई का मान अगर इसी को हम डिटेल से देखते हैं तो ये रहेगा 3.142857 और इसके ऊपर बार लगी हुई, यानी कि ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रकार, और यहाँ पर पाई का वास्तविक मान 3.14159 और अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार पाई के अलग अलग मानों का क्या कारण रहा, ये हम पाई की रोचक दुनिया अगली वीडियो रहेगी पार्ट 4 के बाद में, उसमें सारी चीजें सीखने वाले हैं। और भी पाई से रिलेटेड बहुत सारे रोचक प्रश्न रहते हैं जो भी हम पाई की रोचक दुनिया नामक वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने अभी सीखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। अब यदि हम परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर लेते हैं 3/2 या 3 को ही लेते हैं, और प्लस यहाँ पर हम एक अपरिमेय संख्या √5, और अगर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं गुणा के रूप में 3√5, तो यह हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संक्रियाओं के साथ मिलाकर लिखना रियल नंबर कहलाता है। अब ये हमारी थी वास्तविक संख्याएं। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं आती है, जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो
तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। एक्स वर्ग बराबर -1, तो x बराबर √-1। इस प्रकार की इक्वेशन से हमें एक ऋणात्मक वर्गमूल प्राप्त होता है। जबकि हम देखते हैं कि यदि हम 4 और 4 इन दोनों 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारी पहली कंडीशन में 2 × 2 और दूसरी कंडीशन में -2 × -2 इस प्रकार हमें वर्गमूल मिलता है। लेकिन जो संख्या हमें मिलती है वो हमारी धनात्मक होती है और यहाँ पर प्राप्त होने वाली संख्या हमारी ऋणात्मक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का सोल्व आगे गणितज्ञ यूलर द्वारा दिया गया है कि इस संख्या को हमें आयोटा या आई से व्यक्त करना पड़ेगा। इस प्रकार ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याओं का भी हल संभव। यदि हम अगली इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं x वर्ग + 4 = 0, तब हमारे सामने यह संख्या रहेगी x वर्ग बराबर -4, x बराबर √-4 और x का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 टुकड़े लेने पड़ेंगे जिसमें एक 4 रहेगा और माइनस के 4 को हटाने के लिए हमें माइनस का 1 जो हमें यहाँ दिया गया है वो लेना पड़ेगा। इस प्रकार आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर इसका वर्गमूल होगा 2 और इंटू इस चिन्ह की जगह हमें आयोटा का मान i लेना पड़ेगा। इस प्रकार x बराबर 2i हमारे आंसर या सॉल्यूशन रहेगा। इसी क्रम में अगर हम यहाँ पर x वर्ग + 2 बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा x वर्ग बराबर 2 - 2, x बराबर √-2, x बराबर 2 हमारा यहाँ रहेगा जिसका वर्गमूल हमें 4 की तरह करना है, इंटू -1 इस x बराबर, क्योंकि इसका वर्गमूल √2 ही रहेगा, और गुणित i, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन रहेगा √2i। इसी प्रकार अगला भी हम अंक ले सकते हैं और उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक हो। तो अभी हमने सीखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के हमारी वास्तविक संख्या बनाती हैं, और वास्तविक संख्या के अलावा भी इस प्रकार की अनेक संख्या होती है जो अवास्तविक या काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। उसी का अगला जो पार्ट हमारा है वो हम देखते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो प्लस रियल इमेजिनरी नंबर मिलकर के हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। यदि हम यहाँ पर वास्तविक संख्या लेते हैं 5 और प्लस वास्तविक संख्या लेते हैं हम 3, और इसमें अगर हम आयोटा का जो मान होता है -1 वो इन्वॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगी 5 + 3 √-1। इस प्रकार की संख्याएं हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। तो हमने आज सीखा एक से सम्मिश्र के बीच की संक्रियाओं के साथ में यात्रा। अब इससे रिलेटेड और भी हमारी जिज्ञासा हो सकती है। जिस प्रकार हमने यहाँ i सीखा है तो i की वैल्यू पावर 1 बराबर, यदि यहाँ -1 होता है तो आगे जिज्ञासा रहेगी कि i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, i की पावर 5, आयोटा की पावर अगर ये बढ़ती जाती है तो किस प्रकार के हमें मान मिलेंगे, किस प्रकार ये सम्मिश्र संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, और माइनस में गुणा करने पर प्लस वाली संख्या मिलती। इसी प्रकार की अनेक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 4 जरूर देखें। उसमें इसी प्रकार की जितनी भी जिज्ञासाएं रहेगी उन सबको उसमें क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार सीखते रहें।